आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा, एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो अभी समीक्षा अधिकारी होने वाला है पेपर 11 तारीख को, उसमें भी आपको यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेंगे और पीसीएस वाले में भी आपको यहाँ से काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। आज हम इसको विधिवत ढंग से आप लोगों को समझाएंगे और कल पेपर कराने जा रहे हैं। जरा आप इसको देखिए आज, और वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको जरा सही कर लें। जैसे कि आज मोहम्मद बिन है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये मोहम्मद है, गलत मिस्टेक हो गई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? देखो ध्यान देना, हम पूरे चारों ऑप्शन बताएंगे आपको। जैसे पायस है, ये पायस जो था ये कृष्णदेव राय के समय आया था। किसके समय आया? कृष्णदेव राय के समय। ये विजयनगर में आया था। इन बतूता ये किसके समय आया? ये एमबीटी के समय आया। अब्दुल रज्जाक ये भी किसके समय आया? कृष्णदेव राय के समय आया, ठीक है। और निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के समय आया था। अब क्वेश्चन कहाँ से गलत होगा आपका? ठीक है, देखो एक चीज और, ये पायस जो है, अब्दुल रज्जाक है, निकोलो कोंटी है, ये तीनों जो है ये पुर्तगाल के थे। और ये कहाँ का था? ये फारस का था, ठीक है। तो इन बतूता, जब ये पूछा क्या गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो आंसर मेरा बी सही हो जाएगा। अब मित्रों इसके विषय में और जानकारी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो 1333 में आया था। कब आया? 1333 में आया। और कहा जाए कि एमबीटी ने, इसका नाम एमबीटी 60 में हम लिखे दे रहे हैं, एमबीटी, इसने जो क्या किया था, इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। और इसने मित्रों क्या किया था? एक रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। रेहला, रेहला नामक पुस्तक भी याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, जब ये पूछा जाए तो ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा। दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? अब देखो, सुल्तान की बात कर रहा है। खुसरो शाह दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया है, गयासुद्दीन तुगलक दिया। मित्रों दिल्ली दूर है, एक चीज याद रखना, पहले हम समझा दें। जो दिल्ली दूर है, ये नारा जो दिया था, एक चीज याद रखना कि अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, आओ। तो ये निजामुद्दीन औलिया, किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया। और ये किसके लिए दिया था? गयासुद्दीन तुगलक के। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? एमबीटी था। और कौन था? मोहम्मद था। तो मोहम्मद जो बेटा था वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ में था। और उस समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ था? ये वेस्ट बंगाल में था, ये बंगाल में था, वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये बंगाल में था। और एक बार औलिया को ये कहा था कि मेरे दरबार में नवाज अदा करने आइए, तो औलिया ने मना कर दिया। इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक इनसे नफरत करने लगा, छिड़ गया कि हम सुल्तान होने के बाद भी मुझे मना कर दिया। तो मित्रों इसी वजह से उसने कहा था कि ठीक है, अभी हम दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद तुम्हें हम सजा देंगे। तब निजामुद्दीन औलिया ने क्या स्टेटमेंट दिया? दिल्ली दूर है अभी, आओ तो मेरे पास, पहले हम देखो क्या करते हैं। तो इसका अर्थ ये था, हजूने दिल्ली दूर अस्त, ये लिखा मिलेगा हजूने, यहाँ पर ध्यान देना। हजूने दिल्ली दूरस्थ, हजूने दिल्ली दूर अस्त, ये इसका अर्थ था। अब देखो इसके मतलब दिल्ली दूर है, ये औलिया ने कहा था
और मित्रों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, जरा समझ लेना। औलिया ने कहा था, किससे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। और गयासुद्दीन तुगलक वहाँ से आया बंगाल से, और जब बंगाल से आता तो इसके साथ मोहम्मद बेटा भी साथ में था। दोनों आ रहे थे। औलिया ने तुरंत एमबीटी का एक सलाह दी, उसी एमबीटी की सलाह ये दी थी कि ऐसा करो कि तुम्हारे जो पिता हैं तुम्हें ना सुल्तान बनाकर तुम्हारे जो भाई छोटा वाला उसे मोहम्मद को सुल्तान बना देंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक बोला ये तो गलत है कि हम बड़े, मुझे बनना चाहिए। तो कहने ऐसा ही होगा। औलिया को बहुत सम्मान करते थे, अपने गुरु की बात मानते थे। औलिया ने कहा तो ठीक है, आप कुछ सुझाव दीजिए। तो औलिया ने, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको एक हम चीज़ बताते हैं। दिल्ली से करीब 34 से 35 किलोमीटर पहले एक लकड़ी का भवन यहाँ बनाया गया। ठीक, तो ये जगह कौन थी? अफगानपुर थी। तो अफगानपुर, दिल्ली से 34-35 किलोमीटर पहले अफगानपुर में लकड़ी का भवन बनवाया, और कहा जिससे जैसे कोई लकड़ी भवन में अंदर प्रवेश करेगा ये पूरा धराशायी हो जाएगा, जो भी इसके अंदर एंट्री करेगा वो बचेगा नहीं, ऐसा बनाया गया था। और मित्रों यही हुआ कि ये भवन जो बनाया गया था ये गयासुद्दीन और मोहम्मद के लिए बनाया गया था। और कहा जाए इसकी योजना किसके दिमाग की उपज किसके थी? औलिया का। बनवाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो एक अयाज खां थे, उसने बनाया था उसको। तो वास्तव में जब ये बना और जैसे ही एंट्री करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और वास्तव मित्रों वही हुआ कि जो उसने स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली से 34 किलोमीटर 35 किलोमीटर पहले उसी भवन में दब कर बाप और बेटा दोनों मर जाते हैं और ये सुल्तान बन जाते हैं। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन होगा? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। ये आंसर आपका सही हो जाए। ठीक, तो कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो व्याख्या सहित करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? अब मित्रों याद रखना, यहाँ बहुत लोग गलतियां कर देंगे। सभी लोग क्या लगाए? यहाँ दिया महमूद गजनवी दिया, मोहम्मद बिन कासिम दिया, अलब्दगीन दिया, सुबुतगीन दिया। तो सभी लोग गलती कहाँ कर देंगे? तुरंत लगा देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ये होगा। लेकिन मित्रों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है तुर्क की। और तुर्क अगर बात करेंगे तो तुर्क सबसे पहले कौन आया था? तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तुर्क के बारे में ध्यान देना थोड़ा सा। तुर्क वाले में थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, पहले सबसे पहले तुर्क कौन आया? अलब्दगीन, सुबुतगीन आया नंबर 1, फिर नंबर 2 और नंबर 3। ठीक, तो ये किसने किया था? सुबुतगीन ने किया था। और ये अरब का था, ये तुर्क नहीं था, ये अरब का था, तो अरबी था ये। ठीक, तो कौन आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कभी भूल से इसको ना लगा देना। अरबों का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 712 में हुआ था, तब मोहम्मद बिन कासिम ने। और मित्रों एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बता दें कि पहली बार सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो यही ने, महमूद गजनवी ने। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला कौन व्यक्ति था? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, अब इसके बाद जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाई थी? जजिया कर इसी ने लगाया था। और मित्रों याद रखना, जजिया कर बहुत लंबे समय तक चला, यानी कि मोहम्मद शाह के समय, यानी कि जो जजिया कर 712 में लगती है, और ये कब समाप्त हुई थी? 1720 में जाकर समाप्त हुई जा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, इस तरीके से आप लोग इसको करिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? अब 1194 में, और क्या दिया है कि मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया। अब इसके जरा विस्तार से हम लोग देखेंगे। जयपाल दिया, भीमद्युति दिया, जयचंद दिया, पृथ्वीराज दिया। तो मित्रों याद रखना कि 1194 की बात करेगा तो हमारा आंसर जयचंद हो जाएगा।
ठीक है, अब थोड़ी सी हम व्याख्या करते हैं आप लोगों को। देखो, मोहम्मद गौरी ने क्या हुआ कि इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ, प्रथम युद्ध था ये तराइन का, ठीक है, तो इसमें यानी किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक। तो ये चीज किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज की। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, अब तराइन का द्वितीय जो मित्र युद्ध हुआ ये 1192 में हुआ था, ठीक। इसमें किसकी पराजय हुई थी, तो मोहम्मद, इसमें देखो मोहम्मद गौरी ने किसके साथ एक समझौता कर लिया था, जयचंद के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों ने मिलकर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया, वही उनकी हत्या कर दी गई। अब देखो 1192 में, अब मित्रों क्या हुआ कि अब ये मोहम्मद गौरी ये तो शांत बैठने वाला नहीं था, तब इसने क्या किया कि 1194 में इसने क्या किया, जिसने साथ दिया जयचंद ने, बाद में 1194 में इसी से एक युद्ध किया था, ठीक है। और ये युद्ध जब हुआ तो चंदावर का युद्ध था, और ये चंदावर किस जगह पड़ती है, तो इटावा और कन्नौज के बीच में, इटावा और ये कन्नौज के बीच में थी ये जगह, यहीं पड़ती, यहीं पे युद्ध हुआ। और कहा जाए युद्ध करते हुए जयचंद मारा गया। जयचंद को तब प्रायश्चित हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की जो मैंने 1192 में मैंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, ठीक। तो ये चीज याद रखना, जैसा किया विश्वासघात वैसे इसके साथ विश्वासघात हो गया। जयचंद की जो बेटी थी संयोक्ता, उससे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो प्यार करते थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने प्रस्ताव रखा कि हम विवाह करने चाह रहे हैं आपकी बेटी से, तो जयचंद ने उसको ठुकरा दिया कि हम उच्च कुल के हैं, आप निम्न कुल के हैं। थे दोनों राजपूत, वो चौहान थे, गहरवाला वंश के थे। तो मित्रों, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती उठा लिया था, यानी कि कौन सा विवाह हुआ, राक्षस विवाह। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, जो प्रेम से या प्यार से किया है। तो दोनों विवाह थे, बेटी तो प्यार करती थी तो गंधर्व हुआ, और जब नहीं दिया तो जबरदस्ती उठा लिया, तो दो विवाह यहाँ, ठीक। तो ये चीज याद रहे, यानी दो विवाह की रीत थी यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस जगह से, जगह होगा मित्र, यहाँ मिस्टेक है, किस जगह से शासन का संचालन किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ दिया, लाहौर दिया है, दिल्ली दिया, आगरा दिया, कन्नौज दिया है, ठीक। अब यहाँ पर याद रखना कि जो ऐबक था इसने लाहौर से शासन किया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो राजधानी लाहौर बनाई। क्यों बनाई थी, क्योंकि इससे दो लोगों से खतरा था, ठीक है, एल्दोज और कुबाचा, एल्दोज और कुबाचा से। और कौन था, एक तो ऐबक स्वयं था, और ये तीनों दास किसके थे, मोहम्मद गौरी के थे। किसके दास थे, तो मोहम्मद गौरी के थे। तो मोहम्मद गौरी ने ये पहले डिसाइड कर दिया कि मेरे मरने के बाद ऐबक ही सत्ता प्राप्त करेगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना, इन दोनों की वजह से सुरक्षित जगहों से लाहौर लगी, तो लाहौर से शासन किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन हुआ, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे। ऐबक जो था भारत में तुर्क राज का संस्थापक था। तुर्क राज का संस्थापक कौन था, तो ऐबक लगाएंगे। तुर्क राज का वास्तविक शब्द जुड़ जाए कौन था, तब इल्तुतमिश को लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश को लगाना मित्रों, कहीं भूल से ऐबक को मत लगा देना, तब ये लगाते। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर ए होगा, ठीक। अब आगरा की बात है कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने। यह भी जान लीजिए कि सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली थी, 1504 में डाली थी मित्रों। आगरा शहर की नींव पड़ी 1504 में, ये चीज याद रखना, ठीक।
और कन्नौज पर देखो, कन्नौज एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह थी, जैसे दिल्ली और कन्नौज ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। ठीक है, तो ये गद्दी बहुत महत्वपूर्ण, और कहा जाए इसी गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो ये चीज, क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर, तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से है? ठीक है, अब यहां दिया है बलबन, दिया है नसरुद्दीन महमूद, दिया है इल्तुतमिश, दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, दिया। तो तुर्कान ए चहलगानी कभी भी पूछा जाए तो तुरंत इल्तुतमिश को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? इल्तुतमिश को। अब देखो ध्यान देना कि इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? तो खरीदा तो ऐबक ने था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ऐबक ने इसको खरीदा था, और सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रयास किया था, लेकिन इसका इतना ज्यादा मूल्य रख दिया गया था तो उसने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक, तब चुपके से, यानी कि ऐबक उस समय गौरी के साथ में था, उसकी नजर इल्तुतमिश पड़ती है, उसने तुरंत परख लिया था कि ये एक दिन निश्चित है कि ये बहुत मतलब योग्य सुल्तान बनेगा। ऐबक ने उससे तुरंत इशारा किया कि ग्वालियर ले जाओ इसको, और ग्वालियर ऐबक जाता है, चुपचाप उसको खरीद लेता है, और खरीदने के बाद जब ये बड़ा तर्क सारी विद्याएं इसको सिखाई, और सिखाने के बाद एक बार अंधकुद का युद्ध हो रहा था, तो इसने किसकी जान बचाई थी? तो याद रखना, मोहम्मद गौरी की जान बचाई थी। और एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया, पीसीएस में 4 बार क्वेश्चन, समीक्षाधिकारी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति किसने दी? सब लोग लगा देते हैं किसको? ऐबक को लगाते हैं। मित्रों, ऐबक ने नहीं, चूंकि ऐबक खुद दास था। इसको दास्ता से मुक्ति किसने दी थी? तो याद रखना, मोहम्मद गौरी ने दी थी। ठीक, और गौरी ने क्यों दी थी? क्योंकि 1203 में एक अंधकुद का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? अंधकुद का युद्ध हुआ। जब ये चारों तरफ मतलब 3 तरफ से घिर गया, चौथे तरफ में भी सेना आ गई। चौथे तरफ से कौन बचा लेता है? इल्तुतमिश बचा लेता गौरी का। तब ऐबक से गौरी पूछता है कि ऐबक, ये बालक कौन है जिसने मेरे प्राण बचा दिए? आज तो मारे जाते। तब ऐबक अपने गुरु से पहली चीज क्षमा मांगता है कि ये वही बालक है जिसे आपने खरीदने से मना कर दिया, और मैंने चुपके से इसको ग्वालियर में जाके खरीदा था। ये वही बालक है, मुझसे सुल्तान ये भूल हो गई। ऐबक तो डर रहा था कि ऐसा न कोई फतवा जारी कर दे, हमें मरवा दे, कि हमने चुपके से खरीद लिया। मित्रों, उसने ऐबक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि ऐबक, वास्तव में तुम मेरे योग्य सेनापति हो। जो तुम में वास्तव में क्वालिटी परखने की है वो हम में भी नहीं है। ये चीज किसने कही? मोहम्मद गौरी ने। तुमने बहुत अच्छा किया, और इससे प्रसन्न होकर इसको दास्ता से मुक्ति दी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये मित्रों याद रखना, ठीक है। और ये यही सुल्तान था जिसने दिल्ली पहली बार गद्दी पर बैठा है। दिल्ली की पहली बार कोई तुर्क शासक दिल्ली पर शासन करने वाला इल्तुतमिश था। ठीक है, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया। ठीक है, तो ये चीज। और बलबन को याद रखना, बलबन किसका दास था? तो इल्तुतमिश का दास था। बलबन किसका दास? तो इल्तुतमिश। नसरुद्दीन महमूद, इसको मित्रों याद रखना, दिल्ली का आदर्श सुल्तान ये कहा जाता है। ऐसा सुल्तान जो कि सुल्तान होने के बाद इसकी पत्नी ने एक बार कहा कि आप तो सुल्तान हैं और मेरा खाना बनाते समय हाथ जल गया, आप क्यों नहीं कोई दासी रख रहे मेरे लिए? सभी लोग रखते रहे। तो उसने कहा, जनता का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए, अपनी सुख सुविधा पर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इसे आदर्श सुल्तान कहा जाता है, और जनता के प्रति बहुत न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। तो मित्रों ये चीज याद रखना कि नसरुद्दीन महमूद ऐसा था जो टोपी सिल्क जीविका अर्जित करता था। तो ये भी याद रखना। ठीक, अगला देखिए मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और 100% हो सकता है कि समीक्षाधिकारी में यह प्रश्न पूछा जाए। इसको जरा हम सही से व्याख्या करें।
मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? अब देखो ध्यान देना इस समय, ये मंगोलों का सर्वप्रथम पूछ रहा है। और यही अगर क्वेश्चन होता कि सर्वाधिक आक्रमण किसके, दोनों क्वेश्चन याद रखना कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए, किसके समय हुए, तो दोनों क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम और सर्वाधिक दोनों हम बता रहे हैं। देखो शेरशाह गलत, अलाउद्दीन खिलजी ये भी गलत है, लेकिन ये सर्वाधिक में आ जाएगा। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। बलबन इल्तुतमिश, तो मित्रों याद रखना कि बलबन के समय हुआ था पहला मंगोल आक्रमण, बलबन के समय। और बलबन का जो बेटा था मोहम्मद, क्या नाम था, मोहम्मद, युद्ध करते हुए मारा जाता है। और इल्तुतमिश, ठीक। फिर इल्तुतमिश के समय आक्रमण होने के चांस बने थे जब बकबरनी भाग कर आया इसके पास सहायता मांगने, और चंगेज खां पीछा कर रहा था। इसने तुरंत, चंगेज खां जब पीछा कर रहा, समझ रहा अगर बकबरनी का हमने साथ दिया तो सब गड़बड़ हुई, उसने क्षमा याचना मांगी कि भाई हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, और कुछ चाहिए हमसे ले जाइए, लेकिन हम इसमें सहायता नहीं कर पाएंगे। तो वहां से वो निकल जाता, तो उस समय अटैक बच गया। लेकिन बलबन के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था, और जब इसका बेटा मोहम्मद मारा जाता है तो मित्रों याद रखना कि ये एकांत में होता था तो फूट फूट कर रोता था, लेकिन हमेशा बलबन जब दरबार पहुंचता था तो सैनिक वेशभूषा में हमेशा पहुंचता था। और सिजदा पैबोस की रस्म की शुरुआत करने वाला कौन था, तो बलबन था। बलबन एकांत में जरूर रोता था, दरबार में पहुंचता था, तब सैनिक वेशभूषा में कोई एहसास नहीं कर पाता कितना दुखी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहता था। सबसे योग बेटा खो दिया था। कैखुसरो योग नहीं था, कैकुबाद वो भी नहीं था, कैखुसरो बेटा, तब उसे लगा तो मेरा योग बेटा चला गया, ठीक है। तो ये चीज, तभी उसने रक्त और तलवार की नीति को, अपने रक्त और लौह की, रक्त तलवार तो अलाउद्दीन खिलजी की है, रक्त लौह की नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ, मंगोलों के खिलाफ, ठीक है। सर्वाधिक आए तो तुरंत अलाउद्दीन खिलजी लगाना। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि दिल्ली सल्तनत काल की गद्दी पर बैठने वाली होना चाहिए पहली मुस्लिम महिला कौन थी? मित्रों याद रखना कि पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पहला सुल्तान मैंने बता दिया, इल्तुतमिश बैठा। पहली महिला कौन बैठी, तो मित्रों याद रखना जो पहली बार गद्दी पर बैठा सुल्तान, उसी की बेटी थी। उसकी बेटी कौन थी, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जीजीबाई नहीं है, महानंगा नहीं है, रजिया यही बैठी थी, ये इसकी बेटी थी। शायद तुर्कान ये भी नहीं, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। और मित्रों याद रखना जिस समय रजिया बैठी है तो कुब्बा और कुलह, कुब्बा मीन्स कोट, कुलह मीन्स टोपी, यानी कि वो एक सैनिक वेशभूषा में पहुंचती है, यानी कि सुल्तान की वेशभूषा में। वास्तव मित्रों ये चीज खुद इल्तुतमिश ने कहा था ग्वालियर की विजय के समय कि वास्तव में मेरे पुत्रों से ज्यादा योग मेरी पुत्री है। और ये उसने भविष्यवाणी की थी कि मेरे मरने के बाद अगर कोई सही शासन सत्ता चला सकता है तो मेरी पुत्री चला सकती है, उसका नाम रजिया है। तो मित्रों जो उसने कहा वो सही था। और एक चीज और याद रखना कि ग्वालियर की विजय के उपलक्ष्य में उसने बेटों को नाम सिक्कों पर अंकित नहीं किया। किसका किया, बेटी का, यानी कि रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। और मित्रों सबसे पहले प्राचीन काल में सिक्कों पर नाम अंकित कराने वाला कौन था, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने अपनी पत्नी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। और पुत्री का पूछा जाए तो रजिया का इल्तुतमिश ने कराया। अगर बहन की बात आती है तो राजश्री का नाम हर्षवर्धन ने अंकित करवाया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सिक्कों वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मित्रों है खिजराबाद। अब देखो खिजराबाद किस एक, है ना, तीन नहीं, जगह, इस जगह का नाम परिवर्तन किया गया था। अब खिजराबाद था मित्रों याद रखना, एक था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ ये राजधानी थी। ठीक, तो चित्तौड़ की जो राजधानी थी मित्रों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1303 में अटैक किया था। कब किया था? 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि यहाँ पर रानी पद्मिनी का नाम उसने सुना था। रानी पद्मिनी, पद्मिनी एक थी, बहुत सुंदर थी, ड्रीम गर्ल थी, उस समय की सबसे सुंदर बताई जा रही हैं। ठीक, तो रानी पद्मिनी थी और ये किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की थी। राणा रतन सिंह, रतन सिंह की ये पत्नी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सुन रखा था कि वास्तव में एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, राणा रतन सिंह की पत्नी है। तब उसने प्लान बनाया क्यों ना एक बार अटैक किया जाए वहाँ और देखा जाए, और उसका विचार यही था कि हरण करना। तो मित्रों उसने 1303 में जब अटैक किया, अटैक कैसे? राजा रतन सिंह के पास जब पहुंचा उसने ये कहा था कि मुझे अपनी पत्नी एक बार चेहरा दिखा दो, हम युद्ध करे हुए, बिना युद्ध करे हुए लौट जाएंगे। और रतन सिंह ये समझ चुके थे कि अगर ऐसा मैंने किया तब भी ये मुझे मार देगा और हरण कर ले। मित्रों मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, आपको जो भी चाहिए मुझसे ले सकते, लेकिन ये शर्त मुझे कबूल नहीं है। तो इतने में राजकुमारी किले से कम काफी दूरी थी, वो एक तालाब था, बहुत अच्छा तालाब, जब चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो वहां मिलेगा। वहां से नहा के जैसे निकली तो राजा अपने किले में एक दर्पण रखा, तो वहीं से निहारता था बैठकर, और जैसे नहा कर स्नान करके वो निकलती अपनी सखियों के साथ में, और जैसे उनने अपने बाल यूं किए, उसको दर्पण में जैसे अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिख जाता है, तो उसने जो सुना था वही पाया और उसने तुरंत युद्ध कर दिया। रतन सिंह को वहीं पर युद्ध करता है। युद्ध करते हुए ये मारे जाते हैं। एक ने, इसके सेनापति ने सूचना रानी के पास पहुंचा दे कि आज कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया है, तो रानी ने अपनी सखियों के साथ जौहर प्रथा की। अब मित्रों फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जौहर प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, जौहर प्रथा की शुरुआत 1303 में हुई। और यही क्वेश्चन अगर आता सती प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। सती प्रथा की 510 में हुई थी मित्रों, और जौहर प्रथा की 1303 में हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रमुख स्रोत था। मित्रों एक चीज हमने आप लोगों का बताना भूल गए, एक चीज तो याद वो भी रखना, जैसे खिजराबाद, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना। खिजराबाद क्यों? चित्तौड़गढ़ का नाम अपने बेटा खिज्र खां के नाम से खिजराबाद रखा था, ये ध्यान देना। ठीक है, खिजराबाद नाम रख दिया था। ठीक, तो चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने, खिज्र खां बेटा था उसी के नाम पर रख दिया। ठीक है, बस ये बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत। अब मित्रों एक चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल में बाजार व्यवस्था किसने चालू की थी, तो बाजार व्यवस्था शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, अब बाजार व्यवस्था क्यों चालू की? क्योंकि इसने सेना को नगद वेतन देना था। क्या देना था? सेना को नगद वेतन। तो सेना को जब नगद वेतन देगा, सेना को नगद वेतन दिया, तो इसी वजह से उसने बाजार व्यवस्था चालू की थी। ठीक है, और इसकी जानकारी किस में मिलती है? तारीख फिरोजशाही है, तबकात नासरी है, खजाइनुल फतू है, फतुआते उस सलातीन। तो मित्रों याद रखना, तारीख फिरोजशाही ये पुस्तक किसने लिखी? तो बर्नी ने लिखी थी। याद रखना, किसने? बर्नी ने। बर्नी जहां से समाप्त करता है, फिर इसे पूरा कौन करता है ये भी याद रखना, अफीक। किसने पूरा किया था? अफीक ने। तो ये तारीख फिरोजशाही के फर्स्ट भाग बर्नी लिखा और सेकंड भाग
अफीक ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सल्तनत काल के सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद तुगलक दिया है, खुसरो शाह दिया, मुबारक शाह खिलजी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो खुसरो शाह ने किया था। किसने किया था ये? तो खुसरो शाह ने किया था। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर के सेनापति की उपाधि। और मुबारक शाह खिलजी जो था, इसने कहा कोई नहीं खलीफा, हम स्वयं खलीफा हैं। ठीक है, किसी खलीफा की मान्यता प्राप्त नहीं, कहता था हम खलीफा से खुद बड़ा हूं। ठीक है, तो ये चीज, लेकिन इसने खलीफा की मान्यता स्वीकार की थी तुगलक ने, और अपने सिक्कों पर नाम भी अंकित किया था। तो ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम, देखो पकड़ना क्वेश्चन कैसे, प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? अब मित्रों यहां पर जरा थोड़ा सा देख लीजिए कि पहला, सबसे पहले कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? घटोत्कच आता है। घटोत्कच के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आया। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? रामगुप्त आया। रामगुप्त आया। रामगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। अब मित्रों देखो, हम दोनों क्वेश्चन आगे, फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे यहां पर पूछा है कि महाराजा धीराज की उपाधि, तो याद रखना ये जो दो साधक, ये तो संस्थापक था और ये उसका पुत्र था, तो ये भी दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन पहला सुल्तान कौन था जिसने महाराजा उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अब मित्रों याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद यहां समुद्रगुप्त आता है। कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आया। ठीक है, समुद्रगुप्त के बेटे ये दोनों थे। ठीक है, तो समुद्र, अब देखो फिर इसके बाद अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय था। ठीक है, समुद्रगुप्त, ये याद रखना वीणा वादन यानी कि समुद्रगुप्त कहा जाए 100 युद्धों का विजेता था। और गुप्त वंश का पहला ऐसा राजा कौन हुआ जिसने राजुशेव अब यज्ञ किया था? देखो याद रखना, राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ किया था। राजस्व यज्ञ नहीं मित्र, अश्वमेध यज्ञ, सॉरी गलत हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ नहीं। गुप्त वंश में कोई ऐसा सुल्तान नहीं हुआ, मतलब राजा नहीं हुआ था जिसने राजस्व यज्ञ किया हो। लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने वाले दो व्यक्ति थे, और आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश में कितने सुल्तानों ने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ पहला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। दूसरा कौन था? तो कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। ठीक है, अब यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम दिया और ये दिया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन जो क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा तो सी हो जाएगा, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से आपको हमने बता दें यहां से क्वेश्चन आएगा, ये मान लेना, एक क्वेश्चन यहां से रखा मिलेगा। अब देखो वही क्वेश्चन फिर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं किया था? अब संबंध नहीं किया था तो याद रखना, कंदम वंश से किससे किया? अपने पुत्र का किया था, पुत्र इसका कुमारगुप्त था। वकाटक वंश से अपनी बेटी का किया, प्रभावती गुप्ता किया था। किसका? प्रभावती गुप्ता। और यहां पुत्र कुमारगुप्त। और नागवंश से स्वयं अपना विवाह, अपना विवाह। और इससे जो था संबंध नहीं था, इससे संबंध किसका था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध लिच्छवी था, लेकिन इससे तीनों से संबंध यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है मित्रों, ये चीज याद। ठीक, ये तीनों से है। ठीक, इससे नहीं, आंसर यही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या, मैच करना है। दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुनिश्चित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां दिया सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड दिया है। अब इसमें देखो कैसे मिलाएंगे, जो आपको पहले आ रहे हो क्वेश्चन उनको टिक करिए, ठीक। जैसे कि विशाखा दत्त, तुरंत लगा दो देवीचंद गुप्तम, ठीक। इसके बाद शूद्रक की मच कटकम आ जाए, ठीक। पिल्लड़ की विक्रमदेव चरित आ गई। फिर इसके बाद वारामिहिर की बृहत संहिता आ गई। अब मित्रों मिला लेना अपना, ठीक है, ये आंसर हो गया, इसमें मिला लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित 100% आने की संभावना है। कैसे आएगा, देखो एक क्वेश्चन तो बनता है कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके समय जारी हुए थे, किसके समय जारी हुए थे, पहला क्वेश्चन। नंबर 2, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, किसने जारी किए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन, किस सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे। फिर क्वेश्चन है, सर्वाधिक मिलावट या वजन वाले सिक्के किसके समय जारी हुए। अब मित्रों देखो चारों हमने बता दिए, चाहे जैसे पूछा जाए क्वेश्चन आप करके आना सही। देखो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके समय जारी हुए, सर्वाधिक शुद्ध, तो यहां पर हम कुषाण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुषाण, कुषाणों ने जारी किए। अब सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, तो हिंद यवन ने, सोने के तो हिंद यवन ने किए थे। अब सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले लोग कौन थे, तो अब गुप्त लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुप्त वंश के लोगों ने। फिर सर्वाधिक मिलावट वाले या वजन वाले सिक्के, जो ऊपर पूछा गया वजन वाले सिक्के किसके, तब याद रखना इसमें यही शासक है, दिया है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, हुइसिक और कनिष्क, तब स्कंदगुप्त लगा दें। मित्रों कई बार क्वेश्चन आया है, स्कंदगुप्त, क्या लगाएंगे, स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। तो आपसे चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप तैयार रहिए, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो सिक्के पे आपका ये पूरा डिटेल है, ठीक है, फिर आप गलत नहीं हो। अगला देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राजकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख हुआ। अब मित्रों याद रखना कि सबसे पहले हूण आक्रमण किसके समय हुए, तो याद रखना स्कंदगुप्त के समय हुए, पहला हूण आक्रमण तो स्कंदगुप्त। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता तो शकों का किसके समय हुआ था, शकों का सबसे पहले, दोनों याद रखना। तो शकों को पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय लगा के आएंगे, और अगर हूणों का पहला पूछा जाए तो स्कंदगुप्त। अब यहां पर बात क्या कर रहा, अभिलेख कौन था, तो सांची दिया, जूनागढ़ दिया, भीतरी दिया, मथुरा, तो भीतरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भीतरी। अगर ये जूनागढ़ की बात करता तो जूनागढ़ वाले में याद रखना कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण की बात मिलती है। किसकी, सुदर्शन झील के निर्माण की बात जूनागढ़ में मिलती
डी। अगला क्वेश्चन, किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सुबुक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल मसूदी दिया, सुलेमान दिया, अलब्रूनी दिया, इब्न खुर्दाबब, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अलब्रूनी किसके समय आया था? ये गजनवी के समय आया था। ठीक, ये गजनवी के समय आया था। तो ये भी चीज याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जात के रूप में कायस्तों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखो, जब कायस्थ की जात के रूप में पूछा जाए, देखो ध्यान देना, पराशर स्मृत दिया है, नारद स्मृत दिया है, ओसनवन स्मृत दिया है, याग वल्लभ। जब यहां पर एक जात के रूप में आएगा, तब हम लगाएंगे ओसनम स्मृति। और कायस्तों का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि कायस्थ शब्द का, यानी कि शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए, तब याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रयोग करेंगे। और मित्रों याद रखना कि स्मृतियां कौन कौन सी है? माई, एनपी, वी के डी, वी के डी, एक सूत्र याद रखना। मित्रों याद रखना, मां से हो गए मनुस्मृत हो जाएगी, या से याज्ञवल्क्य स्मृत हो जाएगी, ना से नारद स्मृत हो जाएगी, पा से पराशर हो जाएगी, वी से बृहस्पति हो जाएगी, और देवल याद रखना। ठीक है, देवल वाली, देवल में कोई अगर मुसलमान उस समय शासन होता था, कोई मुसलमान यानी कि हिंदू को मुसलमान में परिवर्तित कर देता था, धर्म परिवर्तन, जैसे हरिहर बुक्का को किया गया था। जब अपने धर्म में पुनः हम जाते हैं तो वो किस में उल्लेख मिलता है? तो देवल स्मृति, ये राजपूत काल की थी। सबसे प्राचीन कौन सी स्मृत है? तो मनु स्मृत है। ठीक, मनु को याद रखना, ये पहली स्मृत थी। ठीक, कौन ऐसी स्मृत है जो स्त्रियों को यानी कि संपत्ति में, पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी माना था? तो मित्रों याद रखना, याज्ञवल्क्य स्मृति है। नारद स्मृत मित्रों याद रखना कि दासों की मुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो नारद स्मृत हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुंदर चोल दिया है, राजराज प्रथम दिया, विजयालय दिया, राजेंद्र प्रथम दिया। तो याद रखना कि राजेंद्र प्रथम लगा देंगे। ठीक है, और राजराज प्रथम का बेटा, ये राजराज प्रथम का बेटा ही राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चोलों को स्थानीय स्वशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परांतक दिया है, सुंदर चोल दिया है, विजयालय दिया है, राजराज प्रथम दिया। तो परांतक प्रथम ये बहुत शक्तिशाली था, और कहा जाए कि परांतक प्रथम ने ही चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये चीज याद। किस चोल शासक को सुगम वितर चोल करों को हटाने वाला, यानी कि करों को हटाने वाला उपाधि मिली थी? ठीक, मिस्टेक है उसमें। किस चोल शासक करों को हटाने वाली उपाधि मिली थी? तो मित्रों याद रखना कि एक ऐसा चोल शासक जिसने करों को हटा दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा कर थे उनको समाप्त किया, तो करों को हटाने वाले उपाधि धारण किए। कुलंतुक प्रथम दिया, परांतक प्रथम दिया, राजेंद्र प्रथम दिया, राजराज प्रथम दिया। तो मित्रों याद रखना ये कुलंतुक प्रथम था। कौन था? कुलंतुक प्रथम था। ठीक है, परांतक प्रथम वास्तविक संस्थापक था। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका को पूर्णता विजित किया था। पूर्णता एक शब्द आएगा मित्रों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बता दें। पूर्णता श्रीलंका को विजित किया था। ठीक,
श्रीलंका को विजित किया था। अब इसने सबसे पहले श्रीलंका को विजित किया था, सबसे पहले श्रीलंका की विजय की थी, श्रीलंका की विजय की थी, तो इसने सबसे पहले की थी और इसने पूर्णता कर ली थी। तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कश्मीरी कवि कल्लड़ ने राजतरंगी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया था? अब कल्लड़ की राजतरंगी किसके शासनकाल पूरा? तो अवंती वर्मा दिया, जयसिंह दिया, ललितादित्य मुक्तापीठ दिया, श्री हर्ष दिया। तो जयसिंह को याद रखना, किसने, किसके समय? तो जयसिंह के समय। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने खुदों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? सिकंदर लोदी दिया, फिरोज तुगलक दिया, मोहम्मद तुगलक दिया, गयासुद्दीन। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? आग की जानकारी देखो, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, निम्न पुराण। जानकारी यहां हुई थी, यहां तो जानकारी हुई थी, जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक, प्राप्त की, और यहां पर प्रयोग करना सीख गए थे, यहां प्रयोग करना सीख गए थे, आग का प्रयोग करना यहां सीखे थे। ठीक, प्रयोग करना सीखे। यहां पर क्या है कि दो पत्थर थे, आपस में रगड़ रहे थे, जब रगड़े तो यहाँ चिंगारी हुई और यहाँ पर ये मांस खा रहे थे बैठे। जब ये मांस खा रहे थे तो जब चिंगारी हुई तो ये भागे वहां से लोग, और यही जब जानवर जो खा रहे थे जब भुन गया तब इसको खाया तो स्वादिष्ट लगा। ठीक, तो यहाँ जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ से प्रयोग करना सीख गए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि हैंड एक्सक्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के प्रचालक थे? नवपाषाण काल दिया है, मध्य पाषाण काल दिया, निम्न पुरापाषाण का दिया है, और पुरापाषाण, तो निम्न पुरापाषाण काल लगा देंगे। ठीक है, हैंड एक्स का प्रयोग होने लगा। वह सैंदो प्रास्थल जहां झूकर जाकर संस्कृत का प्रयोग मिला, झूकर जाकर। तो मित्रों याद रखना, दिया कालीबंगा दिया, लोथल दिया, चनोदुड़ो, सुरकोटदा। तो चनोदुड़ो को लगाए गए आएंगे, झूकर जाकर। और यहाँ सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली थी, सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री यहीं पर मिली थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, बनाने के कारखाने यहीं पर मिले थे। ठीक, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साच मिले थे, जुते हुए खेत के साच यहीं से मिले थे। लोथल से युगल समाधान, युगल समाधान और चावल के साच और फारस की मोहर ये यहीं से मिले थे। दरवाजे खिड़की भी यहीं से सड़क की ओर खुलते थे। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली थी, घोड़े की हड्डियां। तो मित्रों याद रखना, घोड़े की हड्डियां यहीं से मिली थी। तो ऑप्शन क्या पूछा गया है? झुकर जाकर संस्कृत, तो चैनोदुड़ो लगाएंगे मित्रों। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आप चारों पढ़ के जाइए। ठीक, अगला दिया है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंदो स्थल खोजे गए थे? सर्वाधिक, यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो पंजाब है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर। तो यहाँ गुजरात मित्रों लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुजरात लगाएंगे। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना इसको। अगला दिया, किस घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है?
खिलौनों से, मोहरों से, मूर्तियों से, आभूषणों से, तो मोहरों से। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? सतसंदो दिया, दक्षिण भारत दिया, राजस्थान दिया, पंजाब। तो ऋग्वेद संहिता की रचना कहां पर हुई मित्रों? तो सतसंदो प्रदेश में हुई थी, यही लगा के आना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद से है? वेद मित्रों कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन यहां जब छंदोग उपनिषद की बात करेंगे तो ये सामवेद से आ जाएगा। किससे आ जाएगा? सामवेद से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि उपनिषदों का प्रतिपाद किस विषय से रहा है? दार्शनिक से, सामाजिक प्रवेश, राजनीतिक है, धार्मिक है। तो याद रखना उपनिषद मतलब दर्शन पर लिखे गए थे। उपनिषद का संबंध किससे है? तो दर्शन पर है। उप मतलब होता है समीप, उप मीन्स होता है समीप, ठीक, और निषद मीन्स होता है बैठना, और निषद मीन्स होता है बैठना। तो मित्रों याद रखना कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वही हमारा उपनिषद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन निम्न में से कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था? मौखलीपुत्र घोषाल थे, है ना, पकदन चयन थे, पूरन कश्यप थे, अजीत केवियन थे। तो ये अजीत केवियन को याद रखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार माने जाते हैं। मित्रों याद रखना कभी तीर्थकार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो हम बता रहे वहां तक याद रखना कि देखो पहले वाले याद रखना, दूसरे याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद 19वें याद रखना, 20वें याद रखना, 21वें याद रखना, 22वें याद रखना, 23वें याद रखना, 24वें। इतने याद रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले के तुम्हारे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहते थे, आदिनाथ। दूसरे तुम्हारे अजीतनाथ थे, अजीतनाथ। 19वें तुम्हारे मलिनाथ थे। कौन थे मित्रों? मलिनाथ, मलिनाथ थे। इनको स्त्री मित्रों याद रखना, इन्हें स्त्री कहा गया था कि ये स्त्री है ना। 19वें मलिनाथ का संबंध स्त्री से बता दिया गया। 20वें मनव्रत थे, मनव्रत थे। 21वें नेमीनाथ थे, नेमीनाथ। और 22वें अरष्ट नेमी थे, अरष्ट नेमी थे। और 23वें पारसनाथ थे, पारसनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। मित्रों कहां से गलत होगा? जब सब चीज तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो पहले के याद रखना ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, 19वें मालीनाथ, 20वें मनव्रत, 21वें नेमीनाथ, 22वें अरिष्ट नेमी, 23वें स्वर्ण पारसनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो मित्रों यहाँ 23वें पूछे गए, आपके सामने क्वेश्चन है जो मैंने बताया, कभी गलत नहीं होगा मेरे अनुसार अगर ये प्रश्न हल करेंगे। मित्रों अगला देखिए कि गौतम बुद्ध के पिता सुशोधन का कहाँ के राजा थे? पावा के, लिच्छवी के, कपिलवस्तु के, कोली गणराज के। तो देखो ये कहाँ के थे? कपिलवस्तु के थे। और इनकी माता कहाँ की थी? तो माता अगर पूछा जाता तो ये कोलीगढ़ की थी। तो पिता की बात कर रहे हैं तो कपिलवस्तु लगाएंगे मित्रों। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों याद रखना कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में।
अब अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना कि यम यस यम वी ये अध्यक्ष है। तो पहले के महाकश्यप है ना, दूसरे सरकामनी, तीसरे मोगलीपुत्तिस, चौथे के वसमित्र। मित्रों वसमित्र और अशघोष उपाध्यक्ष थे। मित्रों कौन सा हो जाएगा? वसमित्र हो जाएगा। अब मैंने सभी बता दिए आपको। तीसरे के ये हो जाएंगे, ये तीसरे को हो गए, महाकश्यप पहले को हो गए, अशघोष है ना। अब यहाँ अशघोष ये मित्र अध्यक्ष नहीं थे, ये उपाध्यक्ष थे। क्या थे ये? उपाध्यक्ष। ये तो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। किस संगीत के? चौथे के। अब मैंने चारों आपके ऑप्शन, ये चौथे को हो गए। आपके सामने चारों ऑप्शन है मित्रों। चाहे जैसा क्वेश्चन घुमाया जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप कर लेंगे। अगर आपका बेस तैयार है तो मित्रों बेस तैयार करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक आपने पढ़ा टिक लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज 35 क्वेश्चन यानी कि आपके बहुत ही हिट क्वेश्चन रहे मित्रों। और अब आप लोग अच्छे से इसी तरीके से अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो मेरा ये चैलेंज है कि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस तरीके से मैं सिस्टम से चल रहा हूँ कि 4 बहुत संगीतियाँ RVP के सूत्र है। अध्यक्ष पूछा जाए तो MS MV लगा देना, और राजा की बात भी आए तब भी मित्रों एक बता दें तो एक सूत्र रखना AK। समझ गए? पहले का राजा अजातशत्रु, फिर दूसरे का कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का कनिष्क। मित्रों ये सूत्र अगर याद कर लो तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये संगीतियों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मिलते हैं कल पुनः आपको एक नई वीडियो के साथ। कल फिर पेपर सॉल्व होंगे। और मित्रों जुड़े रहिए मेरे साथ। TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की बात छोड़िए, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, कहीं से प्रश्न गलत नहीं होंगे। कल मिलते हैं पुनः।